तो आज हम बात करेंगे ईरान और अमेरिका के बीच बातचीत को लेकर, लेकिन पेच जो है अभी भी कहीं ना कहीं फंसा हुआ है। तो ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची देर शाम इस्लामाबाद पहुंचे, जहां वे पाकिस्तानी अधिकारियों से अहम बातचीत करेंगे। और ये मुलाकात अमेरिका और ईरान के बीच संभावित दूसरे दौर की वार्ता की तैयारी के तौर पर देखी जा रही है। इससे पहले अरागची ने पाकिस्तान के सेना प्रमुख असीम मुनीर और विदेश मंत्री मोहम्मद इशाक डार से अलग अलग मुलाकात कर क्षेत्रीय हालात और सीजफायर से जुड़े मुद्दों पर चर्चा की है। पाकिस्तान इस पूरे घटनाक्रम में मध्यस्थ की भूमिका निभा रहा है और उम्मीद जताई जा रही है कि आगे बातचीत का रास्ता खुल सकता है। तो वहीं ईरानी मीडिया के मुताबिक अरागची आगे ओमान और रूस की यात्रा भी करेंगे, जबकि अमेरिका की ओर से कुशनर और विटकॉफ भी सक्रिय दिखाई दे रहे हैं। तो कहीं ना कहीं पेच इस समय फंसा हुआ है और ईरान की तरफ से भी प्रतिक्रिया सामने आ रही है कि धमकी और दबाव के बीच बातचीत करना हमारे लिए संभव नहीं है। तो बातचीत पर कहीं ना कहीं पेच इस समय फंसा हुआ है। पीट हेग्सेथ की तरफ से भी बयान सामने आ चुका है और कहा गया कि ईरान के पास ये अच्छा मौका है समझौते का। देखिए, दोनों देशों के बीच जो है तनावपूर्ण स्थिति तो है, लेकिन बातचीत की कोशिश भी लगातार की जा रही है और पाकिस्तान मीडिएटर के तौर पर लगातार बातचीत करवाने की कोशिश कर रहा है। लेकिन ईरान की तरफ से अपनी बात रखी गई है, शर्तें रखी गई हैं। वहीं अमेरिका भी अपनी बात पर कहीं ना कहीं अड़ा है। अमेरिका के लिहाज से अगर देखा जाए तो अमेरिका को कहीं ना कहीं बातचीत की उम्मीद है। हालांकि जो सीज फायर है उसकी समय सीमा भी बढ़ा दी गई, लेकिन बड़ा सवाल ये है कि क्या बातचीत हो पाएगी या फिर नहीं, क्योंकि पहले दौर की जो बातचीत थी वो बेनतीजा रही, जिसके बाद उपराष्ट्रपति जेडी वेंस वापस अमेरिका लौट गए और कहीं ना कहीं उसके बाद राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से लगातार यही संकेत दिए जा रहे थे कि दूसरे दौर की बातचीत होगी, लेकिन ईरान की तरफ से बातचीत को लेकर साफ इनकार किया जा रहा था। और इसी पर ज्यादा बातचीत के लिए हमारे साथ खास मेहमान जुड़ गए हैं, विदेशी मामलों के जानकार मनोज कुमार जी। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका MH1 न्यूज पर। सर, जैसे कि देख ही रहे हैं कि बातचीत को लेकर अमेरिका और ईरान के बीच तनाव की स्थिति तो है, लेकिन पूरे दुनिया की नजरें इस बात पर टिकी हुई है कि दूसरे दौर की बातचीत होगी। हालांकि ईरान की तरफ से क्लियरली मना कर दिया है कि दबाव और धमकियों के चलते बातचीत होना संभव नहीं है। तो आपको क्या लगता है, क्या दोनों देशों के बीच दूसरे दौर की बातचीत होगी या फिर नहीं? देखिए, जिस तरीके की स्थिति वेस्ट एशिया में जो क्राइसिस हम सब लोग देख रहे हैं, ये डे बाय डे बढ़ते जा रहा है। और इस क्राइसिस में एक चीज हम सब देख रहे हैं कि दोनों देशों का जो अप्रोच है वो विश्व के लिए बहुत ही एक तरीके से डेंजरस बनते जा रहा है। और ठीक है, इन दोनों की अपनी लड़ाई है, लेकिन उसका जो प्रभाव है आर्थिक और खास करके सामरिक रूप से अगर देख लीजिए तो उसके असर लगभग विश्व के सारे देशों में पड़ने शुरू हो गए। लेकिन उसके बावजूद अगर आप देख लीजिए जिस तरीके का दोनों देशों ने डेडलॉक बना के रखा है, और देखिए ठीक है, ये एक आंशिक शांति वार्ता चल रहा है, क्योंकि अमेरिका ने जिस तरीके से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को एक तरीके से बिल्कुल सील्ड कर रखा है, और एक तरफ वहीं ईरान की जो बढ़त है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पे अभी भी है। बिना ईरान की मर्जी से वहां से कोई भी शिप बाहर निकल नहीं सकता है। तो ये जो स्थिति है जिसके चलते हम सब जानते हैं कि वर्ल्ड का लगभग 20 से 30% जो वहां से है उस रूट से एनर्जी रिसोर्स वहां से जाते हैं। लेकिन आप इसी से अंदाजा देख सकते हैं कि इसमें पाकिस्तान की जो मध्यस्थता है वो कहीं ना कहीं एक ऐसे देश मध्यस्थता कर रहा है जिसपे किसी को ट्रस्ट नहीं है। आप ईरान का भी ट्रस्ट उसके ऊपर बिल्कुल नहीं है, क्योंकि ईरान को पूरी तरीके से पता है कि अमेरिका हमेशा पाकिस्तान हमेशा अमेरिका के इंटरेस्ट को आगे रखेगा। और शायद यही कारण रहा कि जिसके चलते जो दूसरे लेवल की जो वार्ता रही, ईरान का कोई डेलीगेशन पाकिस्तान गया नहीं, इस्लामाबाद गया नहीं। तो मुझे लगता है कि आने वाले समय में ये जिस तरीके से एक वैश्विक जो अंतर्राष्ट्रीय प्रयास होने बहुत जरूरी हैं, और इस दिशा में ब्रिटेन और फ्रांस ने कदम आगे बढ़ा लिया है। और जिस तरीके से लगभग विश्व के 40 देशों की जो बैठक हो रही है, कहीं न कहीं इसी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को लेकर हो रही है। क्योंकि देखिए, इस पोजीशन ने पूरे जिस तरीके से क्रूड ऑयल का कीमत बढ़ते जा रहा है, उसका असर आने वाले समय में लगभग विश्व के सारे देशों में पड़ेगा, जिससे उसके आम व्यक्ति भी प्रभावित होगा। और जिस तरीके का वहाँ का जो पोजीशन है, वो पोजीशन ऐसा दिखा रहा है कि ईरान भी कहीं से झुकने को तैयार नहीं दिख रहा है, क्योंकि आज IRGC ने पूरी तरीके से कंट्रोल कर लिया, पूरी आर्मी उसको कंट्रोल कर रही है। दूसरी तरफ वहाँ का जो लोकल सपोर्ट है, वहाँ के जो सिविलियंस है, वो कहीं न कहीं अपने ईरान की सॉवरेनिटी और
देश के लिए इकट्ठे हो रहे हैं और खड़े हो रहे हैं, तो ये एक तरीके से उसका मनोबल बढ़ा रहा है। वहीं दूसरी तरफ अगर आप देख लीजिए तो अमेरिका जिस तरीके से ट्रंप की जो पॉलिसीज रही है वो कहीं ना कहीं डोमेस्टिक लेवल पे गिरते जा रहे हैं। नो डाउट वो डिफेंस में अभी भी नंबर 1 पे पोजीशन रखते हैं, लेकिन जिस तरीके की स्थिति वहां पे बन रही है, और क्योंकि डेमोक्रेसी है वहां पे, अमेरिका में फ्री स्टेट है, लेकिन ईरान में इस तरीके का कोई प्रोविजन नहीं है। तो आप दोनों देशों की तुलना कीजिएगा तो मुझे लगता है कि सामरिक और डिफेंस के रूप में अमेरिका तो नंबर 1 पे है, लेकिन अभी जो स्ट्रेटेजिक जो पॉइंट है, जिस तरीके से ईरान ने बिल्कुल एक तरीके से उनको काउंटर करने पे मजबूर कर दिया है, और पूरे जो वैश्विक जो प्रेशर बन रहा है, और जिस तरीके से ट्रंप डे बाय डे कभी चाइना को कभी भारत को जिस तरीके से स्टेटमेंट दे रहे हैं, कहीं ना कहीं इनकी एक ख्याति विश्व में जो एक सपोर्ट सिस्टम वो कम होते जा रहा है। जी मनोज कुमार जी हमारे साथ बने हुए हैं, और साथ ही साथ एक और मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं, शमी सब्रवाल जी। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका, रक्षा विशेषज्ञ के तौर पर हमारे साथ जुड़ गए हैं MH1 न्यूज पर। तो सब्रवाल जी, मैं आपका रुख यहाँ पर करना चाहूंगी। देखिए, मनोज कुमार जी ने अपनी बात रखी है कि किस तरीके से पेच इस समय फंसा हुआ है, लेकिन आपको नहीं लगता क्या अगर बातचीत नहीं होती है और नहीं भी हो रही है तो ये जो मामला है कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा स्ट्रेच आउट होता हुआ दिखाई दे रहा है? तो पूरी दुनिया की नजरें यहाँ पर टिकी है कि क्या बातचीत होगी या फिर नहीं, क्योंकि सब चीजें अब इसी बातचीत पर टिकी हुई है। सब मुझे आप सुन पा रहे हैं? शमी सब्रवाल जी, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? बातचीत होती रहेगी, कोई ना कोई समाधान निकल आएगा, चाहे वो आपका पर्सनल मैटर हो या एट इंटरनेशनल लेवल हो। और अगर बातचीत नहीं होगी तो स्टेटमेंट जो होता है वो बहुत ज्यादा खतरनाक हो जाता है। और देखिए, जब अमेरिका भी इस वॉर में आया था तो उसने ये नहीं सोचा था कि इतना समय निकल जाएगा। और इस समय अनफॉर्चुनेटली क्या है कि जिस तरह से खबरें आ रही हैं वो ये है कि ईरान में IRGC ने कंट्रोल ले लिया है, और जो वहां पर बाकी प्रेसिडेंट वगैरह हैं उनको बिल्कुल साइडलाइन कर दिया है। तो अंडर द सर्कमस्टांसेस जो IRGC है, वी हैव टू अंडरस्टैंड कि वो हार्डलाइनर्स हैं, और उनका ब्रेड एंड बटर सिर्फ जब तक अशांति है, युद्ध है, तो तभी चलेगा। जिस दिन युद्ध खत्म हो गया तो IRGC की जो वैल्यू है वो खत्म हो जाएगी। ईरान में हाल इस समय बहुत बुरा है, उसमें कोई शक नहीं है, लेकिन फिर भी जब तक ये दोनों पार्टी साथ नहीं बैठेंगी तब तक कुछ निकलने वाला नहीं। और मुझे नहीं लगता कि इस समय IRGC कुछ इस मूड में आ रही है कि वो बातचीत करे, क्योंकि मॉडरेट्स को उन्होंने पीछे कर दिया। लेट्स सी। थैंक यू जी। मनोज जी के पास में यहाँ पर आना चाहूंगी। सर, अरागची जो है ओमान और रशिया का दौरा करेंगे, उनकी स्टेटमेंट भी ये सामने आ चुका है। क्या लगता है ये दौरा कितना महत्वपूर्ण हो सकता है? देखिए, ये दौरा बेसिकली जिस तरीके का डेडलॉक बना हुआ है, और जो भी स्टेक होल्डर्स हैं, उस स्टेक होल्डर्स में हम सब देख रहे हैं कि अमेरिका के तरफ से पाकिस्तान जिस तरीके से मीडिएट करने का कोशिश कर रहा है और ईरान उस चीज को मानने को तैयार नहीं है, तो ऑब्वियस है कि अरागची अपने डिप्लोमेसी और खास करके अपने संबंधों के आधार पे जिस तरीके से दौरा करना चाह रहे हैं, क्योंकि एक वर्ल्ड में एक मैसेज देना चाहते हैं कि हम भी युद्ध के खिलाफ हैं और हम भी शांति वार्ता चाहते हैं। लेकिन उनका जो स्टैंड है, जो पोजीशन है, जिस तरीके से अभी हमारे डिफेंस एक्सपर्ट ने बताया कि ईरान की आर्थिक स्थिति डोमेस्टिक लेवल पे बहुत खराब है, और लेकिन चूंकि IRGC जो है एक रेडिकल इस्लामिक फंडामेंटलिस्ट संगठन है जो कि वो उसके कट्टरता पे ही टिका हुआ है, और जब तक वो फाइट करते रहेगा तब तक उसका एग्जिस्टेंस बना रहेगा। ठीक उसी प्रकार से हम तुलना कर सकते हैं जिस तरीके से पाकिस्तान में सिविलियन को जेल में डाल के रखा गया और मुनीर वहां पे जिस तरीके से कंट्रोल करते हैं, आज उसी प्रकार से ईरान में भी अगर आप देख लीजिए तो वही पोजीशन बिल्कुल उसी तरीके का दिखते जा रहा है, और यही शायद कारण है कि वहां पे बातचीत निकल नहीं पा रहा है। तो इसीलिए ऑब्वियस है कि वहां की जो सिविलियन है, जो खास करके जो विदेश मंत्री और राष्ट्रपति हैं, आप देख सकते हैं कि पिछले सप्ताह से उनका कोई स्टेटमेंट उस तरीके से नहीं आ रहा। IRGC के द्वारा ही जो चीज है स्टेटमेंट आ रही है, उसी चीज को हम ध्यान में देख के काम कर रहे हैं, और पूरा वर्ल्ड उसी चीज को मान रहा है। तो मेरा ये मानना है कि आने वाले समय में इस तरीके का एक जो टॉकिंग टर्म है, जो कम्युनिकेशन है अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो ओमान और उनकी जो खास करके मिडिल ईस्ट के जो
देशों के साथ जो दौरा है, क्योंकि इसमें हम इस चीज को, इस स्टेक होल्डर को भी इग्नोर नहीं कर सकते हैं। खास करके जो गल्फ के जितने देश हैं वो भी सभी इसके स्टेक होल्डर के पार्ट है, लेकिन अभी तक उनके तरफ से कोई वॉइस नहीं आ रहा। तीसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट है, इजराइल को अगर आप देख लीजिए तो इजराइल भी कहीं से इसमें पार्टिसिपेट नहीं कर पा रहा। तो मुझे लगता है कि ये जो अभी अमेरिका और ईरान का जो जिस तरीके से दोनों का जो एक जिसको बोल सकते हैं कि आर्म्स ट्विस्ट जो चल रहा है, वो कहीं ना कहीं एक ईरान को एक मजबूती की तरफ प्रदान कर रहा है, क्योंकि वहाँ का जो सिविलियंस है वो उसके साथ IRGC के साथ खड़े होते हुए दिख रहा है। और वही दूसरी तरफ अमेरिका में ट्रंप का अप्रूवल रेट आप देख लीजिए तो बहुत ही कम हो गया है, वो लगभग 35 से 37% के बीच में आ गया, और वहाँ पे चुनाव भी होने वाला है। तो इन सब सारी चीज़ों को देख लीजिए तो मुझे लगता है कि एक तरीके से आज अमेरिका बैकफुट पे है, क्योंकि आज अमेरिका के पास इस युद्ध में कूद तो गया, लेकिन आज उसके पास बाहर निकलने के लिए कुछ जो उसका ऑब्जेक्टिव था, जो गोल था, वो पूरा होते हुए नहीं दिख रहा, चाहे वो रिजीम चेंज की बात हो या यूरेनियम की बात हो। और तीसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट है, जो स्टेट ऑफ हॉर्मुज के माध्यम से जिस तरीके से ईरान ने पूरे वर्ल्ड को एक तरीके से काउंटर कर दिया है, और एक तरीके से आप समझ सकते हैं कि एनर्जी को लेके जो एक क्राइसिस धीरे धीरे उत्पन्न होने की तरफ हम सब बढ़ रहे हैं, ये मुझे लगता है कि अमेरिका के ऊपर और ज्यादा दबाव देगा। और खास करके मिडिल ईस्ट के जो और गल्फ के जो देश हैं, क्योंकि उनके भी बहुत सारे प्रोडक्ट्स वहां से निकल नहीं पा रहे हैं, जिसके चलते उनकी भी आर्थिक स्थिति खराब होगी। तो इसका अगर देख लीजिए तो इनडायरेक्टली और डायरेक्टली अमेरिका और ट्रंप के ऊपर ही दबाव पड़ेगा। तो ये बड़ा ही एक मतलब मुझे लगता है कि क्वेश्चनेबल पूरे वर्ल्ड अर्थव्यवस्था और खास करके अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के सामने खड़ा होते जा रहा है कि दो देशों के टकराहट ने किस तरीके से पूरे विश्व को एक तरीके से आर्थिक मंदी की तरफ लेके जा रहा है। तो ये एक बड़ा ही एक डिफिकल्ट पोजीशन होगा आने वाले समय में, अगर ये स्टेट ऑफ हॉर्मुज खुलता नहीं है तो। जी यहाँ पर मैं सब्बरवाल जी के पास आना चाहूंगी। सर, आपसे जानना चाहेंगे, देखिए चाइना का इन्वॉल्वमेंट कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली यहाँ पर देखने को मिल रहा है, तो इस इंटरफेरेंस को आप कैसे देखते हैं? देखिए, आपको समझना चाहिए कि चाइना ने जब तक ये युद्ध शुरू नहीं हुआ था, सबसे ज्यादा बेनिफिशियरी इसका चाइना ही था, क्योंकि ईरान का अगर पेट्रोल ले रहा था, क्रूड ऑयल ले रहा था, तो कौन ले रहा था? वो चाइना ले रहा था। और चाइना को ओने पोने दाल पे तेल मिल रहा था। पैसे उसको खर्च इसलिए नहीं करने पड़ रहे थे क्योंकि वो तेल के बदले में क्या दे रहा था? वो उसको मिसाइल के कंपोनेंट्स दे रहा था, या कोई इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड चीजें दे रहा था, यानी कि बैठे बिठाए लगभग उसको फ्री के दाम पे ही तेल मिल रहा था। और आपको देखना चाहिए, देखिए ईरान दो देशों से तेल ले रहा था जिसके ऊपर सैंक्शन लगे हुए थे, एक वेनेजुला और एक ईरान। अब वेनेजुला का तेल अमेरिका ने कब्जा कर लिया, वहां ईरान कुछ कर नहीं पाया क्योंकि वो अमेरिकन सब कॉन्टिनेंट में, वहां उतनी चाइना की रीच नहीं है। लेकिन ईरान के साथ उसकी डेफिनेटली रीच है, और वो नहीं चाहेगा कि जो दो उसके मेन सोर्स हैं जहां से उसको ऑयल मिल रहा था, वो उसको मिलना बंद हो जाए। और इसलिए आज की डेट में भी चाइना की तरफ से ईरान को आर्मिंग हो रही है, उसको जो हथियार चाहिए, जो ही चीजें चाहिए, वो सब ईरान को चाइना प्रोवाइड कर रहा है, और उसके साथ साथ रशिया भी हेल्प कर रहा है। देखिए, रशिया को ईरान ने हेल्प किया था यूक्रेन युद्ध के समय ड्रोन्स देकर। तो इस समय जब ये दो देश ईरान के साथ अगर खड़े हैं, तो लाजमी बात है अमेरिका के लिए इतना आसान नहीं होगा कि वो इसको ओवररन कर दे। दैट इज व्हाई ईरान हैज अ वे के अंदर चाइना का बहुत इंपॉर्टेंट स्टेक है, एंड चाइना विल नॉट लाइक टू लूज दैट स्टेक। तो वो लगा रहेगा और जब तक प्रयत्न करेगा कि इनको ईरान को हेल्प करता रहे, ताकि अगर अमेरिका ईरान के ऊपर अपना कंट्रोल कर लेता है तो ये ऑयल इतना मिल रहा है, ये सब मिलना बंद हो जाएगा। थैंक यू जी। ठीक है मनोज जी, मैं आपके पास यहाँ पर आना चाहूंगी। देखिए, शर्तें जो हैं दोनों तरफा से रखी गई हैं, अमेरिका की तरफ से भी अपनी बात रखी गई, ईरान की तरफ से भी कहना है कि हमारी शर्तें मान लीजिए, उसके बाद जो है ये बातचीत का रास्ता कहीं ना कहीं खुल सकता है। लेकिन क्या आपको लगता है अगर ये शर्तें नहीं मानी जाती, क्योंकि दोनों देशों को एक एक स्टेप बैक करना पड़ेगा इस समय बातचीत के लिए? सर देखिए, एक चीज तो निकलेगा। बिल्कुल जी, बिल्कुल। देखिए, एक चीज तो हम सब देख रहे हैं कि पिछले लगभग 60 दिन होने जा रहा है इस युद्ध का, और अभी तक जो डेडलॉक पोजीशन बना हुआ उसमें ऑब्वियस है कि अमेरिका ने जो शर्त रखी है, और वो शर्त है उसका यूरेनियम, जो खास करके जिसने न्यूक्लियर के लिए अपना एनरिच लगभग 65% कर रखा है, वो उसको लेना चाहता है, नंबर 1। नंबर 2, आप देख सकते हैं कि जिस प्रकार से स्टेट ऑफ हॉर्मुज को लेके ईरान का है कि जब तक वो यहाँ से अमेरिका अपना नाकेबंदी जो ब्लॉकेज किया वो हटाता नहीं है, तब तक हम वार्ता के लिए तैयार नहीं होंगे। तीसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट है कि वहाँ पे जिस तरीके से जो नुकसान हुए हैं ईरान के इस पूरे 40 दिनों के युद्ध में, उसका जो उसने एक तरीके से जो अपना जो इकोनॉमी को स्ट्रेंथन करने के लिए, वहाँ के इंफ्रास्ट्रक्चर को खड़ा करने के लिए जो डिमांड रखा है, ये सब सेकेंडरी लेवल पे बात आ जाती है। लेकिन अभी बिल्कुल मैं इस चीज़ से सहमत हूँ, क्योंकि आज जिस तरीके से चाइना और रसिया
कहीं ना कहीं ईरान को इंटरनली जो सपोर्ट कर रहे हैं, और शायद यही कारण है कि वो बिल्कुल ही एक तरीके से अभी भी उस मोड में है, झुकने के मूड में नहीं है। आज भी वो अमेरिका के साथ काउंटर करने की स्थिति में है। जिस तरीके से उसने स्टेट ऑफ हॉर्मुज को के ऊपर पूरी तरीके से बढ़त बना के रखी, उसमें अमेरिका और उसी अर्थव्यवस्था को रोकने के लिए, क्योंकि अमेरिका की एक पॉलिसीज है कि हमने स्ट्रेटेजिक और खास करके जो उसके जो डिफेंसिव जो एरिया थे उस सबको तो हमने डिस्ट्रॉय कर दिया, लेकिन जो आर्थिक उसका जो विकास है, जिसके थ्रू वहां से स्टेट ऑफ हॉर्मुज से जो अभी हमारे डिफेंस एक्सपर्ट बता रहे थे कि चाइना को सबसे ज्यादा वहां से तेल जाता है, तो शायद इसीलिए यहाँ पे ब्लॉकेज लगा रखा है अमेरिका कि जिसके चलते जो उसका जो इकोनॉमिक जो डेवलपमेंट है, जो ग्रोथ, उसको भी हम किस तरीके से नुकसान पहुंचाए। और इससे चाइना भी प्रेशर में आ गया, क्योंकि चाइना भी कहीं ना कहीं सपोर्ट कर रहा है इसमें पूरी तरीके से ईरान को। तो मुझे लगता है कि ये एक आप समझ सकते हैं कि इस पूरे युद्ध में रसिया चाइना का भी बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल हो जाता है। और इन दोनों को काउंटर करने के लिए अमेरिका ने जिस तरीके से वेनेजुएला और मुदरई को किडनैप किया और एक तरीके से पूरे तेल पे कब्जा किया, ठीक उसी प्रकार से ईरान को भी अपने कंट्रोल में लेके, खास करके जो उसका पेट्रो डॉलर का जो इश्यूज है उसको अपने मेंटेन रखने के लिए, क्योंकि जिस तरीके से आप देख लीजिए वैश्विक अर्थव्यवस्था में तो अमेरिका के भी इकोनॉमिक कंडीशन बहुत अच्छे नहीं है, और शायद इसीलिए इन सब सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए इस एनर्जी सेक्टर्स पे वो कंट्रोल करना चाहते हैं। तो इस युद्ध में तो आ तो गए हैं, लेकिन निकलने के रास्ते बड़े ही डिफिकल्ट होते हुए जा रहे हैं। और जब तक ईरान अपना यूरेनियम सौंपता नहीं है, और जिस तरीके से ईरान ने भी डेडलॉक बना के रखा है कि हम स्टेट ऑफ हॉर्मुज जब तक वहां से अमेरिका जाता नहीं है तब तक, तो मुझे लगता है कि इसमें विश्व की जो जितने भी जो देश हैं उन सबको आगे आने की जरूरत है और अंतर्राष्ट्रीय प्रयास इसमें करने पड़ेंगे, तभी जाके हम शायद इस वर्ल्ड ऑर्डर को ठीक से कर सकते हैं और एक सुचारू रूप से अर्थव्यवस्था चला सकते हैं। क्योंकि पाकिस्तान के बस का ये चीज नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान सिर्फ ओनली एजेंट है एक तरीके से अमेरिका का, और ईरान इसको बिल्कुल मानने को तैयार नहीं है। तो मुझे लगता है कि आने वाले समय में इस पे एक विश्व के देशों की क्या पहल हो सकती है, ये कहीं ना कहीं आगे की रणनीति को तय करेगा। जी ठीक है सब्बरवाल जी, मैं आपके पास यहाँ पर आना चाहूंगी। पाकिस्तान की अगर हम लोग बात करते हैं, चाइना का जिक्र किया है, लेकिन पाकिस्तान की अगर खासतौर पर बात की जाए तो एज अ मीडिएटर के तौर पर वो काम कर रहा है। आपको लगता है, क्योंकि पाकिस्तान पर भरोसा नहीं किया जा सकता, हर कोई ये कहता है, लेकिन अमेरिका के कहने पर पाकिस्तान की तरफ से जो है कई कदम उठाए जाते हैं, तो यहाँ पर कहीं ना कहीं बायसनेस देखने को मिल सकती है सर? बिल्कुल, देखिए पहली चीज तो मैंने आपके चैनल पे एक हफ्ता पहले भी यही बोला था जब ये पहली बार मीडिएशन की बात हो रही थी कि पाकिस्तान को हम मीडिएटर के तौर पे नहीं देखना चाहिए। एक ऑफिस में एक पीएन होता है, रनर होता है, जो एक टेबल से दूसरे टेबल पे फाइल को लेके जाता है, उसका काम उतने तक सीमित रहता है और उतना ही वो कर पाता है। पाकिस्तान के ऊपर ईरान का बिल्कुल भरोसा नहीं है, क्योंकि पहले भी ईरान को पाकिस्तान ने धोखा दिया है। मैं तो इनफैक्ट आई एम सरप्राइज कि ईरान के रिप्रेजेंटेटिव्स पहली बार आए तो कैसे आ गए। शायद वो वर्ल्ड को ये दिखाना चाहते थे कि देखो हम भी पीस चाहते हैं। सो प्रोबेबली एक इंटरनेशनल लेवल पे दे वांटेड टू क्रिएट दैट ओपिनियन इन देयर फेवर। नहीं तो मेरे हिसाब से पाकिस्तान जो है इज जस्ट लाइक अ पीएन, वो भी अमेरिका का पीएन, क्योंकि जो अमेरिका कहता है वो उसके हिसाब से करता है, उसका और कोई रोल नहीं है। ईरान का उसके ऊपर कोई भरोसा नहीं है। ऑलरेडी इनके बीच में लास्ट ईयर भी आपने देखो मिसाइल्स की एक्सचेंज हुई थी, एक्सचेंज ऑफ फायर हुआ था। तो आई डोंट थिंक ईरान जो है वो पाकिस्तान पे विश्वास करेगा, और ना ही पाकिस्तान में इतना दमखम है कि अगर कोई चीज वहां पे ट्रीटी अगर मान लो एक रिमोट पॉसिबिलिटी है कि अगर साइन हो जाती है तो क्या उसको इंप्लीमेंट कराने का दमखम है उसके अंदर। देखिए अगर आपने बॉक्सिंग का अगर कभी मैच देखा होगा तो बॉक्सिंग के बीच में जो रेफरी होता है वो भी उतना ही दमखम वाला होता है कि अगर दो बॉक्सर में कुछ हो जाए तो उनकी गुत्थम गुत्थी को छुड़ा सके। ये एक पिद्दी बोना वो काम नहीं कर सकता। तो अगर ट्रीटी की बात होगी भी तो आई डोंट थिंक इट विल सर्वाइव टू लॉन्ग। तो वील हैव टू लुक फॉर ऑल्टरनेटिव्स और तभी कुछ होने वाला है। थैंक यू। ठीक है, मनोज जी के पास यहाँ पर मैं आना चाहूंगी। मनोज जी, जैसे कि सब्बरवाल साहब ने कहा है कि हमें ऑल्टरनेटिव ऑप्शंस देखने चाहिए, आपको क्या लगता है कौन से बेस्ट ऑप्शन रहेंगे एज अ मीडिएटर? कौन से ऐसे देश है जो कि बायसनेस नहीं दिखाएंगे? देखिए सबसे पहले तो उस देश में उस खास करके वहां से जो जितने स्टेक होल्डर्स हैं, अगर आप गल्फ को देख लीजिए तो इसमें इस पूरे वार्ता में गल्फ का कहीं से कोई स्टेटमेंट नहीं आ रहा। उनका क्या ओपिनियन है, क्योंकि आज हम सब जानते हैं कि आज भारत के साथ भी गल्फ के देशों के साथ जिस तरीके से एनर्जी जो ट्रीटी है, जिस तरीके से वहां से हम क्रूड ऑयल और गैस वहां से लेते हैं, तो उसमें आप समझ सकते हैं कि वर्ल्ड का सबसे नंबर 1 पॉपुलेशन कंट्री भारत है और आज सबसे बड़ा स्टेक होल्डर है भारत।
अगर यहाँ पे ऊर्जा संकट और बढ़ती है तो इसका इम्पैक्ट भारत पे सबसे ज्यादा पड़ेगा। दूसरी तरफ आप देख सकते हैं कि चाइना ने जिस तरीके से, चूंकि चाइना की जो इकोनॉमी है वर्ल्ड की सेकंड लार्जेस्ट इकोनॉमी है, उसको आप इस क्राइसिस से इग्नोर नहीं कर सकते। रसिया को भी हम इसमें जोड़ के देख सकते हैं, क्योंकि रसिया भी कहीं ना कहीं इसी सेक्टर में, और खास करके जिस तरीके से अमेरिका ने रसिया यूक्रेन क्राइसिस में यूक्रेन को मदद किया, तो शायद उसे आज वो मौका मिल चुका है कि हम किस तरीके से अमेरिका और ट्रंप को एक तरीके से वर्ल्ड के प्लेटफॉर्म पे उनको एक तरीके से डिफेंसिव मोड में लाए। तो सारे देश इस तरीके से अपने डिप्लोमेटिक चैनल के थ्रू, अपने कूटनीति के माध्यम से अमेरिका को सबोटाइज करने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन इसका जो इम्पैक्ट है वो पूरे वैश्विक इम्पैक्ट पड़ रहा है। तो इसलिए मुझे लगता है कि जिस तरीके से भी यूरोप के जितने सारे देश हैं, आप देख सकते हैं नाटो के सारे देशों ने अमेरिका के साथ खड़े होने में कहीं से भी कदम नहीं बढ़ाया, और ट्रंप के बार बार अपील करने के बावजूद भी सबने अपने अपने स्टैंड क्लियर किए। और शायद उसी को ध्यान में रखते हुए फ्रांस और ब्रिटेन ये मिल के लगभग 40 देशों के साथ जो उनकी बैठक हो रही है, और इसमें स्टेक होल्डर्स को शामिल नहीं किया गया, विशेष करके न उसमें अमेरिका है और न ही ईरान है। तो ये एक अच्छी पहल है, क्योंकि अगर यूरोप इन सब चीजों को लेकर अगर आगे बढ़ रहा है, क्योंकि इसका क्राइसिस यूरोप पे भी पड़ेगा आने वाले समय में, तो मुझे लगता है कि और धीरे धीरे संख्या बढ़ती जाएगी। और जिस तरीके से डोमेस्टिक लेवल पे, क्योंकि हम सब जानते हैं कि अमेरिका में एक फ्री डेमोक्रेसी के नाम पे जिस तरीके से वहां पे आप देख सकते हैं कि ईरान में ये चीज देखने को नहीं मिलता, लेकिन अमेरिका में जो सिविलियंस है वो वहां जिस तरीके से वॉइस रेज कर रहे हैं ट्रंप के अगेंस्ट में, तो एक दबाव उनके ऊपर पड़ रहा है, और आने वाले चुनाव में भी उसका इम्पैक्ट पड़ेगा। तो मुझे लगता है कि अगर ये स्थिति में यूरोप और खास करके एशिया और साउथ एशिया के देश इसमें शामिल होते हैं, तो ये शायद एक पॉजिटिव रास्ता निकल सकता है। और इसमें ईरान की सहमति बहुत जरूरी है, क्योंकि ईरान ने जिस तरीके से पिछले, आप समझ सकते हैं कि 4 मार्च से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को बंद किया है, और आप देख लीजिए 1 महीना से ज्यादा होने को जा रहा है। तो जो पहले लगभग 130 से 40 जहाजें वहां से निकलती थी, वो बहुत ही लिमिटेड हो गई हैं। तो इसका आने वाले समय में जिस तरीके से वर्ल्ड क्राइसिस दिखेगा, खास करके तेल को लेके, ये एक बहुत ही विकराल और भयावह हो जाएगा, बहुत ही डिफिकल्ट पोजीशन हो जाएगा। तो मुझे लगता है कि इसमें विश्व के देशों को आगे आना चाहिए, और जो लोग भी वहां से जिनका इकोनॉमिक टर्म है, उन सबको इसमें मीडिएट करने का प्रयास करना चाहिए। लेकिन अभी आप देख सकते हैं कि अमेरिका सिर्फ पाकिस्तान को आगे कर रहा है, क्योंकि अमेरिका को पता है, और अमेरिका ही नहीं बल्कि ट्रंप का और मुनीर के साथ जो उनका एक पर्सनल बिजनेस एंगेजमेंट है, जिस तरीके से हम सब जानते हैं कि वहाँ जो उनके सन इन लॉ का जो एक बिजनेस इंटरेस्ट है और उनका पर्सनल बिजनेस इंटरेस्ट है, तो इसलिए कहीं ना कहीं वो पाकिस्तान को एक टूल्स के रूप में यूज कर रहे हैं, और उन्हें पता है कि पाकिस्तान हमेशा से अमेरिका के इंटरेस्ट की बात करेगा। तो ये भी एक बड़ा क्वेश्चनेबल है कि इन दोनों देशों के कन्फ्लिक्ट्स में मीडिएट करने के लिए कौन आएगा, कैसे बात होगी। क्योंकि आप देखिए यूएनओ जैसे संगठन में भी जिस तरीके से यहाँ पे वीटो लगा के सबने ईरान के रेजोल्यूशन को गिरा दिया, तो मुझे लगता है कि ये एक बड़ा ही चिंतनीय है पूरे अंतर्राष्ट्रीय जगत के लिए, क्योंकि आज हम सारे अंतर्राष्ट्रीय संगठन एक तरीके से बिल्कुल चुप होकर देख रहे हैं, और जिस तरीके से क्राइसिस डे बाय डे बढ़ते जा रहा है, तो मुझे लगता है कि एक बहुत ही विकट स्थिति आने वाली है पूरे वैश्विक अर्थव्यवस्था में। जी बिल्कुल सर, आने वाले समय में कहीं ना कहीं जो स्थिति है देखिए तनावपूर्ण और ज्यादा कहीं ना कहीं गंभीर होती नजर आई, क्योंकि बातचीत अभी तक नहीं हो पाई है और पूरी नजरें जो है दुनिया की इसी पर टिकी हुई है। लेकिन अब सवाल यह है कि आखिरकार क्या दूसरे दौर की बातचीत होगी या फिर नहीं। हालांकि दोनों देश जो है अपनी अपनी बात पर अड़े हैं, ये देखना होगा। फिलहाल के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर, आप दोनों हमारे साथ जुड़े इस खास चर्चा में।